नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रेगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग न्याय परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है न्याय परिषद, उसका संगठन के बारे में जाने तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का 8वां अध्याय न्याय परिषद के संबंध में उल्लेख करता है और इसके साथ ही चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। अब हम बात करते हैं न्याय परिषद का उद्भव या विकास कैसे हुआ। तो इसमें यूरोपियन उपनिवेशीय राष्ट्रों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर रखा था। इन प्राधीन क्षेत्रों के लोगों के साथ तरह तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाते थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन प्राधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू किया। इसके बाद में वर्साई संधि के पश्चात इस धारणा में जो परिवर्तन आया, यानी जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसमें उपनिवेश केवल साम्राज्यवादी उपनिवेश शक्तियों के हित के लिए ही विद्यमान है। इस प्रकार का इसमें चेंजेज आया। इसके बाद सिद्धांत के रूप में ये कहा जाने लगा कि उपनिवेशों को अंततः स्वशासन प्रदान किया जाएगा। प्रथम युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की जो मैंडेट है पद्धति थी, उस सिद्धांतों के अंतर्निहित था, यानी मैंडेट में ये सिद्धांत बताए गए थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था तभी मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उद्घोष किया था। ये सर्वविदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश एशियाई उपनिवेशों पर जापान के अधिकार कर लिया था और उसने पूर्वी एशिया एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यंत चिंतित हो गया था। तो इसी और दूसरी ओर एशिया के अधिकांश प्राधीन भूखंडों के लोग जागृत हो चुके थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वो कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इन प्राधीन क्षेत्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देना अत्यंत आवश्यक हो गया था कि इनको स्वाधीनता दिलाएंगे, इनको स्वतंत्रता दिलाएंगे। लास्ट में यानी अंततः अमेरिका इस विचार पर दृढ़ हो गया था और कि उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने प्राधीन लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार समर्थन किया था, परंतु ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साम्राज्यवाद का शंख फूंकते रहे और उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो ब्रिटेन जो कर रहा था वो उसके अनुसार नहीं चला। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उसे बहुत पहले ही भावी संगठन यानी संबंधी अमेरिकी प्रारूप 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित हो चुका था कि हम ये करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा और उसी पे चल रहा था। जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप तैयार हो चुका था, यानी इस उक्त प्रारूप में के अनुच्छेद 12 में ये कहा गया था कि ऐसे प्राधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी भी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न्याय पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा। यानी इस प्रकार का जो विचार है उसको लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मान करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यही होगा कि प्राधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे
चलकर अपने अपने क्षेत्रों का स्वशासन यानी शासन भार स्वयं ग्रहण करेंगे। अगर अब हम न्याय परिषद के उद्देश्य की बात करें कि इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, तो चार्टर के अनुसार न्याय पद्धति का 4 उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य था कि लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी जो उन्नति है उसमें सहयोग देना है। स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास को सहायक बनाना है या सहायता देनी है। तीसरा उद्देश्य था लिंग, जाति, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें ये भाव जगाना कि संसार के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। चौथा जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य के संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विकास दिलाना। ये जो विकास दिलाना है ये धारा 76 के अनुसार बताया गया था। अब आता है न्याय परिषद के पद्धति का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय परिषद को ग्रहण किया है। यानी जो प्रथम युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इस प्रकार की व्यवस्था थी, मैंडेट व्यवस्था थी, अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये जो इसकी जगह मैंडेट की जो व्यवस्था थी, इसकी जगह न्याय परिषद पद्धति को ग्रहण किया और इसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया गया। मैंडेट की भांति ही न्याय की व्यवस्था भी भिन्न शक्तियों में समझौते का परिणाम थी। न्याय पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें और अपने भाग्य विधाता बन सकें। इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की सहायता से अपेक्षित है। सभ्य देशों का यही दायित्व है कि वे अपने विश्वास में पूरी सहायता दें और विकास में उनका विकास हो और विकास में पूरी सहायता दें, और जब तक कि वे अपना शासन करने में समर्थ न होते हैं तब तक इनकी और इनके सिद्धांतों की देखभाल के लिए न्याय जो अमानता यानी ट्रस्ट है समझते हुए करें। इसका अपने स्वार्थों के लिए शोषण न करें और इन शक्तियों द्वारा ये कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रदेश की। न्याय परिषद के क्या प्रदेश के कौन कौन से प्रदेश होंगे, तो न्याय परिषद के प्रदेशों की चर्चा करते हैं। तो चार्टर में न्याय पद्धति में आने वाले 2 प्रकार के पराधीन प्रदेशों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला जो प्रदेश है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि जो पश्चिमी देशों में वंशवर्ती और उनके साम्राज्यवादी विविध प्रदेश। इन्हें स्वशासन न करने वाले प्रदेशों को कहा जाता है और इसके संबंध में चार्टर में केवल सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों का संघ पर या इसके अतिरिक्त कोई नियंत्रण नहीं है, यानी इस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। ये है कि वो इसके संबंध में कुछ सूचनाएं संघ को दें। दूसरा जो प्रदेश हैं, दूसरे श्रेणी के जो प्रदेश हैं वो न्याय प्रदेश हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मैंडेट के अधीन प्रदेश, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छिन गए प्रदेश, और तीसरा है अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ में सौंपे जाने वाले प्रदेश। अब आता है न्याय परिषद का गठन या इसका संगठन कैसा है। इसका संगठन के बारे में चर्चा करें तो उसका संगठन निम्न प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और अमेरिका है और ब्रिटेन है। दूसरा है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्याय क्षेत्र नहीं है, ऐसे राज्य चीन, फ्रांस और सोवियत संघ जो आजकल रूस के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है प्रदेश है वो है उतने दूसरे सदस्य जितने न्यायीय प्रदेशों का शासन प्रबंध चलाने वाले हैं और न चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त हों। ऐसे प्रदेशों को निर्वाचन महासभा के 3 वर्षों के लिए उनका निर्वाचन किया जाता है, यानी इनकी जो सदस्यता है वो 3 वर्ष के लिए रहेगी।
अब हम बात करते हैं न्यायिक परिषद के कार्य, क्या कार्य करती है, इसका महत्व क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में एक इकाई के रूप में, एक अंग के रूप में क्यों इसको स्थापित किया गया है। तो इससे कार्यों से ये विविध हो जाता है, यानी इसके जो कार्य हैं वो इसके महत्व को बताते हैं कि वो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला है न्यायिक प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना और उनके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं की वार्षिक रिपोर्ट भेजना। दूसरा है इन प्रदेश प्रशासनिक सत्ताओं के प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना। और तीसरा जो कार्य है वो इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यायिक प्रदेशों का दौरा करना कि उनकी किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से। तो इस प्रकार से दौरे से विविध हो जाता है कि वो ये कार्य कर रहे हैं। अगला जो चौथा है वो न्यायिक परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्यों का एक ही वोट होता है। तो इस प्रकार से ये न्यायिक परिषद के कार्य हैं। अगर कार्यों के बाद में हम इसका मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक और नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व ये करती है। धन्यवाद।